ओके। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम बेटा इस फार्मूले पे स्क्यूनेस कर्टोसिस के फार्मूले अप्लाई करेंगे, स्क्यूनेस कर्टोसिस कैसे निकलते हैं, 23-32 से निकलते हैं। ये तो फार्मूला होता है 23-32, और कर्टोसिस के लिए हम लोग 422 अप्लाई करते हैं। 14 तो 14 बेटा 22 जब यस हम सर। इसमें म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 निकालेंगे तो ये इसके हिसाब से आएंगे, इसके फंक्शन के हिसाब से। जब हम बायनोमियल का करेंगे तो वो उसके फंक्शन के हिसाब से आएंगे। अब आप खुद बताओ कि ये अलग होने चाहिए कि सेम होने चाहिए। अलग होनी चाहिए सर। समझ गए। अब आते हैं बायनोमियल पे। जब हम बर्नौली ट्रायल को बार बार रिपीट करना शुरू कर दें, बार बार कई बार, जैसे एक क्वाइन था, एक बार उछाला हेड आया टेल आया, हेड को सक्सेस माना हमने, टेल को फेलोवर माना। लेकिन हम सिक्के को करें एक बार नहीं उछालेंगे, कई बार। 5 क्रिकेट मैच की सीरीज है और सिक्का उछलेगा 5 बार, और हर बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो बर्नौली बिकम्स बाइनोमियल। यानी बाइनोमियल में अगर हम इस 5 की जगह पे 1 रख दें तो ये वापस से किसमें चला जाएगा, बर्नौली में। और आप अगर इनके फार्मूलों को देखो तो इनमें रिलेशनशिप भी है। जैसे अगर एन पी क्यू इसका वेरिएंस है तो बर्नौली का वेरिएंस पी क्यू आता है, एन की वैल्यू 1 रख दी हमने। अगर इसका मीन हम देखें एन पी आता है तो इसका मीन पी आता है, एन की वैल्यू 1 रख दी हमने। अगर स्क्यूनेस की बात करें तो इसका स्क्यूनेस आता है 1 - 2p अपान पी क्यू, जबकि इसका स्क्यूनेस आता है 1 - 2p अपान एन पी क्यू, एन की वैल्यू 1 रख दी। देखो रिलेशन बन रही है ना। कर्टोसिस की बात करें 1 - 6pq, सॉरी यहाँ रूट है, 1 - 6pq अपान पी क्यू आता है इसका, किसका, बर्नौली का। और अगर बाइनोमियल का देखें तो वही एक n है जिसकी जगह पे हम अगर 1 रखेंगे तो ये बर्नौली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे फार्मूले तो ऐसे कनेक्शन से याद हो जाएंगे। अब जब बाइनोमियल आपने पढ़ा तो आते हैं पॉइसन पे। पॉइसन का काम क्या है, पॉइसन ऐसी सिचुएशन के लिए आता है जो रेयर सिचुएशन हो। रेयर का मतलब जो कभी कभी हों, जिनके होने में किसी को भरोसा ही ना हो कि ये हो सकता था। जैसे कि एक बहुत बड़े पहलवान से एक दुबले पतले आदमी को लड़ने में भेज दो, और अगर ये आदमी जीत जाएगा तो हम इसको कौन सी सिचुएशन कहेंगे, रेयर। हाँ। और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे, पॉइसन से। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमने आपको क्या क्या दिया था, इसके एग्जाम्पल में हमने आपको दिया था सुसाइड, नंबर ऑफ प्लेन एक्सीडेंट रेयर होते हैं, नंबर ऑफ सुसाइड्स। आप लोगों का एक होमवर्क आज हम दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि आपके गुप्ता गायन कपूर में 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉइसन की सिचुएशन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है सभी लोग। चलिए ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चौथे आर्टिकल में नंबर 1 पे आइए, लिखा है नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिजीज़, किसी एक बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक। यानी वो एपिडेमिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कोरोना एक पेंडेमिक या एपिडेमिक है, तो एपिडेमिक में तो ज़्यादा लोग मरते हैं तो वहाँ पॉइसन नहीं अप्लाई करते हैं। वो बीमारी जैसे हम उस बीमारी को क्या कह लें, HIV कह लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम अ डिजीज़ HIV, तो HIV से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। सच एज हार्ट अटैक, हार्ट अटैक रेयर होता है। रेयर आप लोग हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो रेयर नहीं दिखेगा। रेयर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो रेयर ऐसे होता है जैसे इस जगह पर रह रहे हैं 10 लोग और किसी एक को हार्ट अटैक हो गया तो आप कहोगे हाँ एक को हो गया, रेयर है। लेकिन अगर यहाँ पर रह रहे हो 10 करोड़ लोग और यहाँ पे 1000 को हार्ट अटैक हो गया, तो अगर आप इधर आ गए हॉस्पिटल में 1000 लोगों को देखने तो आप कहोगे हार्ट अटैक रेयर कहाँ है, रेयर है। अगर हम 10 करोड़ से इसका परसेंटेज निकालें तो ये रेयर ही आएगा, प्रोबेबिलिटी हमारी 0.001 आएगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो रेयर ही तो है। तो आप संख्या मत देखिए कितना हो रहा है, आप ये देखिए कि कितने में से कितना हो रहा है। क्लियर। तो हार्ट अटैक की डिजीज़ से मरने वाले लोगों की संख्या क्या है, रेयर है या नहीं, बिल्कुल रेयर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सुसाइड रिपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर सिटी, किसी शहर में कितने सुसाइड रिपोर्ट हो रही हैं। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स इन अ पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ गुड कंसर्न, एक अच्छी कंपनी कोई सामान बनाती है और पैकेट में पैक करके भेज देती है।
आप जब उसको निकालते हो तो उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस रेयरली निकलते हैं। जैसे हम ब्लेड का पैकेट खरीदें और सारे ब्लेड को चेक करें, तो जब हम 100-200 पैकेट देख डालेंगे तब कहीं जाकर हमको 1-2 पैकेट ऐसे मिलेंगे जिसमें डिफेक्टिव ब्लेड निकले हैं। लेकिन यहाँ पर लाइन लिखी हुई है गुड कंसर्न, यानी कंपनी इस बात पर ध्यान दे रही हो। और आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटाता है, और आप लोगों को 3rd ईयर में वो पढ़ना है। पेपर का नाम होगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक का नाम होगा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, अंडर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, हम आगे चलकर आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड्स इन अ पैकेट ऑफ 100। देखिए ये एग्जांपल भी आ गया, 100 के पैकेट में कितने खराब ब्लेड निकलेंगे। नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट इन सम यूनिट ऑफ टाइम, यानी मान लो 2 साल, 10 साल, 20 साल कितने एक्सीडेंट हुए एयर में, बहुत ज़्यादा 3-4, तो रेयर हो गया। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स एट ईच पेज ऑफ द बुक, किताब में आप देखिए आप 100 पन्ने पढ़ डालो तब कहीं 2-4 पन्नों पे आपको मिस्टेक मिलेगी। ये है पॉइसन का एग्जांपल। तो आप ये सारी सिचुएशन अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा 100 पेज में 5 गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू दे दी जाएगी, पॉइसन का पीएमएफ बनाना, फिर एक्स की वैल्यू 5 पे कैलकुलेट करना। तो सिचुएशन अगर आपको नहीं पता है तो आप सही फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट अ पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज, ये एग्जाम्पल आजकल के लिए अपवाद हो गया है। जब हम लोगों के सीनियर टीचर्स यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते थे तो उनका एग्जाम्पल होता था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, हजरतगंज चौराहे पर गाड़ियों की संख्या। तो क्या आजकल हजरतगंज चौराहे पर गाड़ियों की संख्या रेयर है? नो सर। तो प्रोफेसर लोगों का जो टाइम था वो था 60s का, 70s का, 70 और 60 के दशक के थे। उस समय वास्तव में लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं, 4 व्हीलर नहीं होती थी। 4 व्हीलर ना होने के कारण चौराहे पे दिन भर खड़े रहो तो आपको 2 या 4 कारें दिखेंगी, तो वो रेयर माना जाता था। वैसे ही है नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट अ पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज। जब पूरे देश में फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं फैला है तो फ़ोन करेगा कौन? सिर्फ सरकारी विभागों में फ़ोन लगे थे, वही लोग आपस में एक दूसरे को करते रहते थे। और ना करने का रीज़न ये भी था कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता था कॉल करने का। इस वजह से जब बहुत ही ज़रूरी काम होता तो ही टेलीफोन एक्सचेंज पे फ़ोन आता है। तो आजकल ये एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं है, हटा देना अपने उससे नोट से। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ क्रॉसिंग पर मिनट, ये देखो आगे एग्जाम्पल, एक चौराहे को पार करने वाली कारों की संख्या क्या रेयर है? पर मिनट ड्यूरिंग द बिजी आवर्स ऑफ अ डे, यानी एक दिन जो बहुत ही व्यस्त हो उसके हर मिनट में। 9 क्या है? द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स रिसीव्ड बाय अ सरफेस एरिया टी फ्रॉम अ फ्रेगमेंट एटम बॉम्ब। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी फिजिक्स आपको आनी चाहिए, तो जिन बच्चों के पास फिजिक्स है वो इसको समझ जाएंगे। 10वां वाला भी फिजिक्स का है। द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी अल्फा पार्टिकल, जो रेडियो एक्टिविटी तत्व होते हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन होता है वो रेयर होता है। तभी तो यूरेनियम थोरियम में कितने सालों में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सोचो, जो एमिशन वाला ये कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी तत्व का, तो ये लोग जब कभी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने दिन बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाते होंगे? सोचिए। पॉइसन लगाते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइसन का जादू। अच्छा, पॉइसन के बाद अगला हमको पढ़ना क्या है? तो अगला हम आपको थोड़ा सा आज इंट्रो दे रहे हैं ताकि आपकी आगे की क्लासेस आने वाली इंटरेस्टिंग हो। सिचुएशन अलग है। अब की बात सिचुएशन है कि हम तब तक कोई काम करते रहेंगे जब तक हम उसमें सफलता ना हासिल कर लें, यानी खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीत ना जाएं। तो ये एग्जाम्पल है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? मान लो रियल लाइफ सिचुएशन की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ सिचुएशन में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कह सकते हैं? जैसे हम आईआईटी जैम का पेपर तब तक देते रहेंगे जब तक कि हम इसमें पास ना हो जाए। आपने सुना कुछ बच्चे हाई स्कूल के पेपर को कई बार में पास करते हैं, लेकिन वो देते रहते हैं और अंत मतलब आखिर में उनको सफलता मिल ही जाती है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी काम हो, अगर आपने उसको करना शुरू किया और आपने कहा कि हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम इसको कर ना लें, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है फेलेवर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा? जब कोई अनसर्टेन चीज़ आएगी। फेलेवर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो सक्सेस यहाँ पर फिक्स है कि एक सक्सेस लानी है, लेकिन उसके पहले क्या फेलेवर कोई फिक्स कर सकता है कि हम कितनी बार फेल होंगे?
कोई नहीं फिक्स कर सकता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम दूसरी बार में निकाल लेंगे, तीसरी बार में निकाल लेंगे। चलो आईटी एग्जाम छोटा एग्जाम है, मान लेते हैं सब पहली बार में निकाल लेंगे। आते हैं इस पर, क्या सब पहली बार निकाल लेंगे? अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। और जहाँ पे आता है अनुमान, जहाँ पर आती संभावना, वहीं पर आता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के साथ जब सिचुएशन मिलती है तो बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज्योमेट्रिक। तो अब आपको याद रखना है ज्योमेट्रिक क्या होता है। ज्योमेट्रिक इज द प्रोबेबिलिटी बिफोर फर्स्ट सक्सेस, सॉरी फेलिवर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये सिचुएशन है। तो आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिखने लगे कि एक सक्सेस पाने की बात हो रही है और कई बार फेलियर हो रहा है, तो हम लगाएंगे ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का एक फॉर्म और होता है, उसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। आते हैं निगेटिव बाइनोमियल में। ये क्या है भाई? निगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक का एक तरह से एक्सटेंशन है, बड़ा भाई कह लो। ज्योमेट्रिक कहता है हमको एक ही सक्सेस चाहिए, निगेटिव बाइनोमियल कहता है हमको एक से ज़्यादा चाहिए, हमको आर बार सक्सेस चाहिए। तो इसकी सिचुएशन बदल गई। अब कोई आदमी एक बार आईएएस एग्जाम में सफल होने के बाद दोबारा उसको देने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग अपना कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स करके चलते हैं। टारगेट ये रहता है कि मान लो आईएएस में उनको पोस्ट मिल गई नीची, तो अब की बार वो फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमको दोबारा भी इस परीक्षा में सफल होना है। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। नॉर्मल केसेस हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है 5 मैचेस की, और इसमें कोई भी टीम इस सीरीज़ को कब जीतेगी, जब वो कम से कम 3 मैच जीत जाए। तो हमको कितनी सफलता यहाँ पर पानी है, एक या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा। तो सिचुएशन कौन सी बन गई है? नेगेटिव बाइनोमियल की। तो नेगेटिव बाइनोमियल को क्या कहते हैं? नेगेटिव बाइनोमियल में हम सक्सेस को फिक्स कर लेते हैं कि हमको इतनी सक्सेस लानी है और वो एक से ज़्यादा होती है। जब हम आपको इसका पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और आर यानी सक्सेस की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करोगे, नेगेटिव बाइनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं। इसके बाद डिस्क्रीट का एक और आता है जिसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक। इसका नाम हाइपर ज्योमेट्रिक क्यों है, इसका नाम ज्योमेट्रिक क्यों है, इसका नाम नेगेटिव बाइनोमियल क्यों है, इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। इनके नाम रखने के पीछे भी रीज़न है। हाइपर ज्योमेट्रिक की सिचुएशन क्या है? हाइपर ज्योमेट्रिक कहता है हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें कैपिटल एन लोग हैं, यहाँ से हमको स्मॉल एन का पॉपुलेशन सैंपल चूज़ करना है। लेकिन इस एन में 2 तरीके के लोग हैं। कौन कौन से? एक वो हैं जो ब्लैक हैं, मान लेते हैं एम, बाकी जो बचे वो हैं वाइट। या हम इसकी सिचुएशन बदल देते हैं, एन पर्सन में हम कह रहे हैं कि एम हमारे पास मेल है और बाकी बचे कितने? एन माइनस एम, ये हमारे पास फीमेल हैं। और हमको कुछ लोगों की एक टीम बनानी है। टीम का कॉन्सेप्ट ऐसा रहना चाहिए कि इक्वलिटी दिखनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब मेल और फीमेल का प्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक की सिचुएशन कैसे आती है? इन एन लोगों में हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे कैपिटल एन से। तो ये जो एन लोग सेलेक्ट होकर आएंगे, इनमें मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि इस एन में 2 मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, इस एन में 1 मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस एन में एक भी मेल नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से x लोग सेलेक्ट हो गए इधर, अब बचे कितने और सेलेक्ट करने के लिए n-x, वो हम कहाँ से उठा लेंगे? यहाँ से उठा लेंगे। तो इससे बनता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है सारा कि 2 लोग होंगे, 3 लोग मेल होंगे, 4 मेल हो जाएंगे, 1 मेल होंगे, और इनकी संभावनाएं क्या हैं। तो ये सिचुएशन पर हम क्या अप्लाई करते हैं? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तुम लोगों ने लीजेंड्रे, बिसेल्स और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस पढ़े कि नहीं पढ़े, बताओ? अभी नहीं पढ़े हैं। चलो वो पढ़ोगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक का नाम हाइपर ज्योमेट्रिक क्यों पड़ा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इंट्रोडक्शन आज का समाप्त होता है डिस्ट्रीब्यूशंस का। आगे के डिस्ट्रीब्यूशंस का इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड चलता रहेगा। थैंक यू।